नमस्ते, मैं हूं सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। किताबों के शौकीन हैं, हिंदी में अच्छी किताबें ढूंढ रहे हैं, किसी खास विषय पर हिंदी में लिखी किताबें ढूंढ रहे हैं, ये चैनल आपके लिए है। कोविड-19, इस शब्द को ज़ुबान से बोलना भी मेरे लिए दहशत भरा अनुभव था। मैंने इसी दौर में अपने मम्मी पापा को खोया और इसके बाद काफ़ी समय तक मुझे लगता रहा कि जो मेरे साथ हुआ उससे बुरा किसी के साथ क्या हो सकता है, इससे दर्दनाक हादसा और क्या हो सकता है। इस वक्त भी बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे होंगे और जिन्होंने इस खौफज़दा वक्त को पार कर यहाँ तक का सफ़र तय किया है, नहीं चाहते होंगे कि एक बार फिर से उस भीषण दौर की कहानियाँ किस्से जाने या पढ़ें। जो जी लिया, जो झेल लिया, वो क्या कम था कि अभी हम और उन किस्सों की ओर जाएं। मैं भी बहुत समय तक यही सोचती थी कि मैं अब इसके बारे में कुछ भी नहीं जानना या पढ़ना पसंद करूँगी। फिर एक दिन मुझे लगा कि क्या जो मेरे साथ हुआ वही सबसे बड़ा दुख था। क्या इस दुनिया में और घर नहीं उजड़े? और फिर कोविड का प्रभाव इतना व्यापक रहा, क्या उसके बारे में जानना, समझना और उस दौर से कुछ सीखना ज़रूरी नहीं है? एक बात और है कि आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता। आंखें खोलनी पड़ती है, चीज़ों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारी आने वाली जनरेशन जब हमसे इस दौर की विभीषिका के बारे में सवाल पूछेगी तो क्या हम सिर्फ यादों के सहारे कुछ अनुभव बांटेंगे या कोई किताब भी उनके हाथ में थमाएंगे? ये सोचकर मैंने कोरोना के पृष्ठभूमि पर रचे किताबें ढूंढना और पढ़ना शुरू किया। ये मेरा खुद को दिया गया एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि किताबें तो मैंने चुन ली, ख़रीद ली, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि मैं उन्हें दोबारा से पढ़ूं। तो बहुत दिन तक तो वो किताबें रखी रहीं। फिर यही सारे कारण जो मैंने अभी आपको बताए मेरे दिमाग में आते रहे और मैंने किताबें उठाकर पढ़ना शुरू किया। एक अच्छी बात ये रही कि इस दौर पर बहुत कुछ लिखा गया। एक बहुत अच्छा साहित्य इस दौर से निकलकर सामने आया है। कहानियाँ तो खूब लिखी गई हैं, लेकिन मैं एक मुकम्मल किताब चाहती थी। तो बहुत सारी किताबें मैंने अच्छी किताबें छांटने के लिए पढ़ी और आपके लिए उनमें से चुनी हुई 4 किताबें लेकर आई हूँ, जिन्हें न सिर्फ पढ़ना चाहिए हर किसी को, बल्कि संग्रहित करके रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित भी करते रहना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते इस विषय पर कुछ पढ़ना तो मत पढ़िएगा। फिर भी मैं ये कहूँगी कि इन किताबों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए न सही, आने वाले वक्त के लिए सही। इनके बारे में जानना और इन्हें रखना अपने पास बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करती हूँ पहली किताब से। पहली किताब है प्रवीण कुमार की लिखी अमर दिस्वा। अमर दिस्वा कोरोना काल की पृष्ठभूमि में रची गई एक ऐसी औपन्यासिक कृति है जिसके बारे में कम शब्दों में कुछ कहना इस किताब के साथ न्याय संगत नहीं होगा। लेकिन ये रिव्यू वीडियो नहीं है, बल्कि एक रिकमेंडेशन वीडियो है और मेरे पास समय की कमी है, तो मैं कम शब्दों में ही बताने की कोशिश करूँगी। अमर दिस्वा का मुख्य पात्र है शैलेंद्र अमृत। अमृत पेशे से वकील है। न सिर्फ अपने प्रोफेशन में बल्कि अपने निजी जीवन में भी वो सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखता है। अमृत के दोस्त हैं डॉक्टर मंडल, समाज के प्रति समर्पित डॉक्टर। दोनों ही दोस्त अपने पेशे के प्रति बहुत ईमानदार हैं। वो सही गलत, नैतिक अनैतिक, अच्छा बुरा का भेद समझते हैं और सोच समझ कर ही आगे बढ़ते हैं। जहाँ एक ओर अमृत हाईवे के नीचे बन रहे ड्रेनेज सिस्टम में हो रही धांधली पकड़ता है और अकेले ही उसके खिलाफ लड़ बैठता है, वहीं डॉक्टर मंडल महंगाई के इस ज़माने में भी मात्र 40 रुपए में मरीज़ देखते हैं। दोनों अपने जीवन और अपने पेशे दोनों में ईमानदार हैं। लेकिन जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी उनके शहरों में और फिर उनकी ज़िंदगियों में दाखिल होती है तो अच्छाई बुराई, नैतिकता अनैतिकता, सभ्यता नागरिकता जैसे शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। उस वक्त सिर्फ एक ही शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है और वो शब्द होता है जीवन। किसी भी कीमत पर इंसान की ज़िंदगी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। सही और गलत के बीच ये जो कई सारे रास्ते होते हैं, उनके भी अपने मायने, अपने मकसद होते हैं। ये आप उपन्यास को पढ़ते वक्त महसूस कर पाते हैं। कोरोना के प्रभाव इतने व्यापक रहे कि उसने बहुत अलग अलग तरीक़ों से लोगों पर असर डाला। न सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भी उसने कई जानें ली।
उन सभी के किस्से यहाँ इस किताब में दर्ज हुए हैं। कैसे जेल में सज़ा काट रहा एक सामान्य सा कैदी सुनवाई में हुई देरी के चलते मानसिक असंतुलन का शिकार हो जाता है। रजत और ईशा, दो प्रेमी जोड़े, अलग अलग धर्म के होने के कारण घर से भागकर शादी कर लेते हैं, नाम बदल कर रहने लगते हैं, नया जीवन शुरू कर देते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब लॉकडाउन लग जाता है, और तब क्या होता है जब दोनों कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। उनकी नन्ही सी बच्ची का क्या होता है। सालों पहले घर से भागा कजरौटा सालों बाद अपने बच्चों के साथ लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस लौटता है, ये सोचकर कि इस दौर में शायद वो अपने घर में सुरक्षित रहेगा। लेकिन क्या वो सुरक्षित रहता है। अस्पतालों में होने वाली धांधली, आपदा को अवसर में बदलते लोग, मृत्यु, असुरक्षा, भय, सामूहिक मृत्यु का तांडव, नष्ट होती मनुष्यता और अपनी ही राख से फिर से जीवित होता नया इंसान। किसी पौराणिक कथा की जड़ें ढूंढने भारत पहुंचे जापानी प्रोफेसर हाशिगावा की कथा। और इस दौर में ऐसे कौन कौन से लोग आए गए, रुके ठहरे, नष्ट हुए या जी गए, इन सब की कथा इस उपन्यास में आती है। इस उपन्यास की भाषा रोचक है, संवाद चुटीले और मर्मभेदी हैं, कटाक्ष तीखे हैं। कोरोना काल को उसके व्यापक संदर्भ में समझना और जानना है, इस दौर के साहित्य से परिचित होना है, तो अमर दिस्वा आपको सबसे पहले पढ़नी चाहिए और पढ़नी ही चाहिए। अगली किताब जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगी उसका नाम है लहर। सिप्तैन शाहिदी की लिखी 13 कहानियों का संकलन है। किसी किताब का चेहरा काफ़ी हद तक ये बताने में कामयाब होता है कि किताब के भीतर क्या है। न सिर्फ इसका आवरण पृष्ठ जो काफ़ी हद तक डर की अनुभूति कराता है, बल्कि इसका शीर्षक जिस अंदाज में लिखा गया है, इन कहानियों की उपयोगिता और महत्व से हमें परिचित कराते हैं। जब कोई कहानी या कोई साहित्य किसी आपदा या आपातकाल को केंद्र में रखकर लिखा जाता है तो दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो तथ्यों का सही ज्ञान और दूसरा उस मुश्किल वक्त में बदलते मानवीय मूल्यों की सघन अभिव्यक्ति वहाँ हो। और ये दोनों ही चीज़ें आप इस किताब में पाते हैं। जब आप सिप्तैन शाहिदी की ये कहानियाँ पढ़ना शुरू करते हैं, उन कहानियों में कदम रखते हैं, तो आप आश्चर्यजनक रूप से उसी दौर में चले जाते हैं। उन अजीबोगरीब और भयावह परिस्थितियों में जब रामशरण और नफीस चाचा अपने मृत्यु के बाद आपस में बदल गए हैं। क्या नफीस चाचा चिता पर चढ़ाए जाएंगे या रामशरण कब्र में जाएंगे? पंडित महेश्वर चौबे ने तो कोरोना पॉजिटिव आने पर खुद ही ये घोषणा कर दी है कि किसी भी कीमत पे उनकी अस्थियां गंगा में ही विसर्जित होनी चाहिए। उनके बेटों ने भी उनकी इस आखिरी इच्छा को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन क्रेमेटोरियम से निकली अस्थियां बिना किसी धर्म जात का भेद किए आपस में घुल मिल गई हैं। क्या वो अपने पिता की अस्थियां अलगा पाते हैं? एक ऐसा वक्त जब मृत्यु सामूहिक उत्सव मना रही हो, जब घाट, कब्रिस्तान, क्रेमेटोरियम, कहीं भी रत्ती भर भी जगह न बची हो, ऐसे दौर में अंतिम संस्कार भी लग्जरी हो जाता है। कोरोना ने हर वर्ग, हर तबके, हर व्यक्ति पर अलग अलग ढंग से असर डाला है। उस किशोर मछुआरे का क्या होता है जब वो एक रोज़ अपनी नाव को चारों ओर लाशों से घिरा पाता है और उसके जाल में मछली की जगह इंसानी लाश फंस जाती है, जिसका विभत्स चेहरा उसके मन में क्या गज़ब असर डालता है। क्या वो कभी दोबारा मछली पकड़ पाता है? कृष्णा के पास सेविंग के 50,000 रुपये हैं, लेकिन उसकी माँ की कोविड से एकाएक मृत्यु हो जाती है। अब कृष्णा कोविड पॉजिटिव है, शुक्र है कि उसके पास 50,000 रुपये हैं। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास होता है कि ये 50,000 रुपये अब काफ़ी नहीं, बल्कि उसकी जान बचाने में तो लाखों लग जाएंगे, तब वो उन 50,000 रुपयों का क्या करता है? शाजी जिजिमोल गर्भवती है, लेकिन नर्स होने के नाते इस मुश्किल वक्त में छुट्टी नहीं ले सकती। वो इसकी बहुत भारी कीमत चुकाती है। इस किताब की हर एक कहानी अपने आप में अलग है। सिर्फ एक ही चीज़ जो सब में समान है वो है कोरोना। कोरोना ने किस अलग अलग ढंग से इंसान और इंसानियत को अपना निशाना बनाया, इसकी कहानियाँ आप इस किताब में पढ़ पाएंगे। बेहद पठनीय और संग्रहणीय किताब है लहर।
अगली किताब है विनोद कापड़ी की लिखी 1232 किलोमीटर या 1232 किलोमीटर। ये विनोद कापड़ी जी का लिखा रिपोर्ट ताज है, जिसमें वो 7 मज़दूरों की दास्तान बयां करते हैं जो लॉकडाउन के दौरान गाज़ियाबाद से निकले और साइकिल से चलकर बिहार के सहरसा पहुँचे। क्योंकि ये एक रिपोर्ट ताज है, यानी उस घटना का आंखों देखा हाल। तो जब विनोद कापड़ी को पता चला कि कुछ मज़दूर पलायन करने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी जीप उठाई और वो उनके पीछे पीछे हो लिए। वो इससे ज़्यादा उनकी मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक तो 7 लोगों को एक साथ जीप में बिठाना असंभव था, और दूसरी कि उनकी ज़्यादा मदद ये खुददार मजदूर स्वीकार भी नहीं कर पाते। तो इस यात्रा का, विनोद कापड़ी जी की यात्रा का मकसद था कि वो उन मजदूरों की इस विडंबना और इस व्यवस्था से लोगों को अवगत कराएं और एक डॉक्यूमेंट्री बना सके। लेकिन बाद में उन्होंने इस पर किताब भी लिखी। इस 1232 किलोमीटर की यात्रा के ज़रिए उन्होंने उन तमाम मजदूरों के दुख दर्द, उनकी विवशताओं और उनकी कठिन परिस्थितियों का परिचय हमें दिया है। कैसे वो मजदूर लॉकडाउन के दौरान ऐसे ही घर से घर जाने के लिए निकल गए, कुछ साइकिल पर तो कुछ पैदल ही अपना सारा सामान असबाब लादे। थके हारे, भूखे प्यासे, बिना पैसे बिना सहारे ये बस चलते ही चले जा रहे थे। न कहीं ठहरने का इंतज़ाम, न खाने की सुविधा। महामारी के दौर ने इस यात्रा को कठिन से कठिनतर बना दिया था। कोरोना के डर के चलते न आमजन मदद के लिए सामने आता और न ही सरकारी इंतज़ामात इतने काफ़ी होते कि उनकी मुश्किलें कम हों, बल्कि सरकार तो सिर्फ कागज़ों पर राहत बांट रही थी। ऐसी भयावह परिस्थितियों में कैसे ये 7 मजदूर हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि एक दूसरे को मानसिक संबल भी प्रदान किया, और कैसे ये मुश्किल यात्रा तय करके वो बिहार के सहरसा अपने घर तक सही सलामत पहुँचे, ये कथा आप यहाँ पर इस रिपोर्ट ताज में पढ़ेंगे। रोज़ खाने रोज़ कमाने वाले मजदूरों के जीवन को करीब से देखती ये किताब उनके उपेक्षित समाज के प्रति आम जन का रवैया बदलने की कोशिश भी करती है। लॉकडाउन के दौरान बहुत बड़ी संख्या में पलायन हुआ। ये किताब उस पलायन की एक बहुत कचोटती और जीती जागती तस्वीर प्रस्तुत करती है। अगली किताब जिसके बारे में बताऊंगी वो है पुद्दन कथा। देवेश का लिखा ये उपन्यास कोरोना काल में गांव गिराव की कहानी है। ग्रामीण जन जिन्हें इस मुश्किल वक्त में भी लगता कि कोरोना जैसा कुछ भी नहीं है, और अगर है भी तो कम से कम ये उन्हें तो नहीं होगा। उन्हें अपने देवी देवताओं पर अगाध श्रद्धा है और इसी विश्वास के सहारे वो इस मुश्किल वक्त में भी आराम से हैं। लेकिन मीना और पुद्दन के इस आराम में खलल पड़ता है। मीना और पुद्दन पति पत्नी हैं। मीना की बहन सुमन का विवाह तय हो गया है और मीना ज़ोर शोर से उसमें शामिल होने की तैयारी कर रही है। लेकिन विवाह के अवसर पर पहुंचने के कुछ दिन पहले ही मीना की तबीयत बिगड़ती है और वो कोरोना पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन मीना ये सब नहीं मानती, वो तो शादी में जाकर रहेगी। पर जब उसकी बीमारी की खबर मायके पहुंचती है तो वो लोग उसे आने से मना कर देते हैं। इधर पुद्दन भी अपने पत्नी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो मीना द्वारा अपने मायके जाने के लिए की जा रही खतरनाक कोशिशें और पुद्दन द्वारा संयम न रख पाना बहुत सारी मुश्किलों को जन्म देता है। ये पूरी कथा बहुत हल्के फुल्के अंदाज में लिखी गई है। हास्य का भरपूर तड़का लगाया गया है। किताब की भाषा में यूपी के गांव में बोली जाने वाली भोजपुरी बोली भाषा की मिठास और बढ़ा देती है। जयनाथ जहां आइसोलेशन के नाम पर मंदिर पर ही रुक जाते हैं और ये घटना चर्चा का विषय बन जाती है, वहीं नवनिया की कथा शुरू में बहुत रोचक लगती है लेकिन अंततः झकझोरती भी है। यहाँ हर कोई अपने अपने दुख में जीवन ढूंढ निकालता है। यहाँ का लोक मानस कोविड को भी अपने लोक गीतों का हिस्सा बना अपने जीवन में संगीत घोल लेता है। ये किताब अंततः उस दौर की विकट परिस्थितियों की तस्वीर दिखाती है। पढ़कर दुख भी होता है, लेकिन एक जीवन रस इस पूरे किताब में लगातार बना हुआ है। एक जिंदा दिली, एक आस इस किताब में झलकती है। मुझे लगता है किताबें ऐसे भी लिखी जानी चाहिए जो आपको उस दौर की विभीषिका से भी परिचित कराए और चेहरे पर मुस्कान बरकरार रहे। ये बिल्कुल वैसे ही किताब है। और सच ही कहा है कि पुद्दन कथा कोरोना काल की एक बहुत प्राणवान कथा है, तो इसे तो आपको पढ़ना ही चाहिए। मैंने इन 4 किताबों के अलावा भी बहुत सी किताबें पढ़ी,
लेकिन मैंने इन्हें सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि ये मुझे तथ्यपरक, उपयोगी और सार्थक लगी और मुझे लगा कि ये हर किसी को पढ़नी चाहिए और आपके संकलन में इन किताबों का होना ज़रूरी है। आने वाले वक्त के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है आपको आपके काम लायक किताबें आज पता चली होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का बटन यहाँ दिख रहा होगा, क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी मैं बहुत सारे कंटेंट अब डालती हूँ, तो वहाँ पर भी आपको किताबों से जुड़ी कई जानकारियाँ और मेरी लाइफ से जुड़ी बहुत सारी बातें, मैं कैसे अपना काम करती हूँ, कैसे अपने काम में इन्वॉल्व होती हूँ अपने छोटी सी बच्ची के साथ, वो सब भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इंस्टाग्राम के लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। किताबें ख़रीदना चाहते हैं तो मेरी लिंक से भी ख़रीद सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। उससे आप एक छोटा सा सहयोग मसाला चाय को करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए चलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और किताबें पढ़ते रहिएगा। टाटा, बाय बाय।